ओके देखो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का अपना पर्पस क्या है इस वीडियो का, आइल्स राइटिंग टास्क 2। वो जो पीटी का राइटिंग टास्क 2 होता है, आइल्स का राइटिंग टास्क 2 होता है, देयर सेम पैटर्न होता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 7+ बैंड आपको मिल जाएंगे आइल्स या पीटी के अंदर, राइट। पीटी में बैंड नहीं होते, 90 में से होता है, तो आप अपने समझ सकते हो उसको। अब देखो इसमें क्या, इस वीडियो का पर्पस क्या है कि क्या क्या बातें ध्यान रखें कि आप एश्योर हो सकते हो कि 7 बैंड आ ही जाएंगे आपके, ठीक है ना। और अगर थोड़ा खराब ग्रामर है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो 6 बैंड तो फिर भी आ जाएंगे, राइट। तो उन मेन बातों को अपन डिस्कस करेंगे। देखो टू स्कोर 7+ बैंड इन आइल्स राइटिंग टास्क 2, लाइक देखो अपने को क्या चाहिए, एक तो क्लियर स्ट्रक्चर अपने को पता रहना चाहिए, एक कोहेरेंस पता होना चाहिए आपको, कोहेशन पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, प्रॉपर वोकेबलरी होना चाहिए। अब देखो इन बातों को थोड़ा समझते हैं, इन बातों को थोड़ा समझते हैं। देखो क्या मतलब इन बातों का, देखो देखो सबसे पहले ना अपन बात कर रहे हैं, देखो जो भी आपका स्कोर होता है ना उसमें क्या क्या जज किया जाता है। देखो एक तो ग्रामर जज की जाती है, पहली बात तो अपने ध्यान रखना है, ग्रामर जज की जाएगी, ठीक है ना। एक आपका वोकैब जज किया जाएगा, एक आपका टास्क रिस्पॉन्स जज किया जाएगा, एक आपका कोहेरेंस एंड कोहेशन जज किया जाएगा। तो ये चीजों का आपको ठीक से मतलब पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या है। तो ग्रामर वोकैब आपको पता ही है। हम अभी बात किसके कर रहे हैं, टास्क रिस्पॉन्स की, कोहेरेंस कोहेशन की। देखो टास्क रिस्पॉन्स का मतलब पता है क्या, जो टास्क आपको दिया हुआ है, यानी कि जो स्टेटमेंट है आपको उसी के बारे में बात करनी है। जैसे मान लो आपका टास्क है कि आप एडवांटेजेस बताओ एंड डिसएडवांटेजेस बताओ, तो आपने वही बताना है, खाम खा का अननेसेसरी डिटेल्स या नॉलेज नहीं ऐड करनी, उससे आपका स्कोर टूटता है। टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, या टास्क अचीवमेंट भी बोला जाता है इसको। टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जो कहा गया आपने वो करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका टॉपिक आया हुआ है कि पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी टॉपिक, डिफोरेस्टेशन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। अब आप यहाँ पे ना आप क्या कर रहे हो, पेड़ काटने से डिफोरेस्टेशन स्टार्ट किया, आपका आगे टॉपिक बढ़ गया जी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या है, पॉल्यूशन के साइड इफेक्ट ना लगे, तो ये क्या हो गया हमारा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टॉपिक हो गया, इररिलेवेंट हो गया। तो टास्क अचीवमेंट का मतलब है जो पूछा गया आपको अपनी बात वहीं तक जस्टिफाई करनी है, खाम खा की डिटेल्स, खाम खा का नॉलेज वहां पे नहीं ऐड करना है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है कोहेरेंस एंड कोहेशन। इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका क्या मतलब है, देखो जो भी बात आप बोल रहे हो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। देखो सिंपल है, मैं ऐसे समझाता हूँ, मतलब A B C D एक ऑर्डर बन रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंस एंड कोहेशन, ठीक है ना। अगर आप अपनी बातों को टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, ए के बाद आपने एक्स लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर जेड लिख दिया, तो देखो कोई ऑर्डर नहीं है ना, इसका मतलब आपकी बातों में कोई लय नहीं है, कोहेरेंस या कोहेशन नहीं है। देखो कोहेरेंस एंड कोहेशन कैसे मेंटेन होता है, जैसे आप टास्क 1 करते हैं ना, राइटिंग टास्क 2 करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, हम चार मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं, चार जगह से अपन चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट बॉक्स क्या है, इंट्रो। सेकंड को क्या बोलते हैं, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 1। थर्ड क्या है, बॉडी पैरा 2, एंड लास्ट है कंक्लूजन। अब देखो कोहेरेंस एंड कोहेशन का मतलब पता है क्या है, जो देखो इंट्रो में ना आप बताते हो कि मैं पूरे ऐसे में, मैं पूरे टास्क में क्या क्या बातें करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल आप बात करते हो कि जी मैं एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, उसका मैं कंक्लूजन निकालूंगा। यानी कि इंट्रो का मतलब क्या है, आप अपने जो आपके टीचर चेक करेंगे आपकी नोटबुक, आपका जो राइटिंग शीट्स होंगी उसको चेक करेंगे, आप उनको पहले बता रहे हो कि जी मैं पहले किसकी बात करूंगा, मैं पहले ए की बात करूंगा, फिर मैं बी की बात करूंगा, फिर मैं सी की बात करूंगा। आप इंट्रो में ही बता देते हो। अभी क्या है, अब ए का मतलब क्या है, आप BP1 में ए की बात करोगे, BP2 में आप बी की बात करोगे, BP3 में आप सी की बात करोगे। इसी चीज को कोहेरेंस एंड कोहेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट करते क्या है, यहां पर बताते ही नहीं है कि हम बात क्या करने वाले हैं। या मान लो मैंने यहां पे लिखा ABC, और मैं यहां पे सी की बात कर रहा हूं, यहां मैं ए की बात कर रहा हूं, यहां मैं बी की बात कर रहा हूं। तो चीजें तो मैंने कवर की, लेकिन उसका प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। अगर प्रॉपर ऑर्डर जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था वो ऑर्डर आपने मेंटेन नहीं किया, इसका मतलब आपकी राइटिंग में कोहेशन या कोहेरेंस नहीं है। आपका टीचर कंफ्यूज हो जाएगा पी स्टूडेंट कहना क्या चाहता है, और आपका स्कोर दे देगा 5 बैंड से कम। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब अपन आगे चलते हैं।
अब देखो इसी चीज को अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो देखो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आपका स्कोर का मेन फंडा क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर। आपने इंट्रो में क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए, आपने BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है, एंड कंक्लूजन में उसका एक प्रॉपर ऑर्डर आप कहाँ मेंशन करोगे, इंट्रो में ही मेंशन कर दोगे। यही क्लियर स्ट्रक्चर है, कोहेरेंस है, कोहेशन है। एंड वोकेबलरी, वर्ड्स जो आप चूज करोगे आपको बहुत हाई फाई वर्ड्स नहीं लिखने होते, आपको रिलेटेड टू द टॉपिक वर्ड्स लिखने होते हैं। जब हम वोकैब की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई बहुत टफ वोकेबलरी में ऐड करूंगा तो मतलब स्कोर उठेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको सिंपल वर्ड्स लिखने हैं। आप फ्रेजल वर्ब्स यूज करो, आप ईडीएम एंड फ्रेजेस यूज करो, आप कोलोकेशंस यूज करो, यानी कि ये चीजें हाई फाई नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं। बट ये दे शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, रेलेवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। इररेलेवेंट लिखोगे तो नंबर टूट जाएंगे आप। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप अपने सारे के सारे को लिख रहे हो, आपने इंट्रो लिख दिया, BP1 लिख दिया, BP2 लिख दिया, BP लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया, अब आपको क्या करना है, अब उनके अंदर क्या चीजें ध्यान रखनी है आपने, वो अपन स्टडी करते हैं। देखो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो पहली बात तो आपने क्या समझना है कि आपका इंट्रोडक्शन ना 40 से 50 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। आप 40 से 50 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन के लिखो। आप अपनी बात को सबसे पहले पैराफ्रेज करोगे। अब पैराफ्रेज का मतलब क्या होता है, देखो आप जब स्टार्ट करोगे ना, एक स्टेटमेंट गिवन होगा, इसी स्टेटमेंट को आपने अपनी भाषा में लिखना है। यानी कि भाषा का मतलब क्या, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसका मीनिंग तो वो निकलेगा, बीच में कुछ वर्ड्स आप अपने जोड़ दोगे, कुछ सिनोनिम्स जोड़ दोगे, कुछ एंटोनिम जोड़ दोगे, यानी कि उसको आप अपने थोड़े शब्दों में लिखोगे, इसी को पैराफ्रेज करते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, आउटलाइन द एसे, यानी कि पूरे के पूरे ऐसे में आप क्या लिखने वाले हो आप यहीं पे बता दोगे, ब्रीफली मेंशन व्हाट यू विल डिस्कस। ठीक है ना, अब जैसे आपने यहीं पे बता दिया कि मैं A डिस्कस करूंगा, B डिस्कस करूंगा, C डिस्कस करूंगा, आप यहीं पे बता दोगे। और जब आप यहाँ पे A लिख रहे हो तो आप BP1 में A लिखोगे, जब यहाँ पे B लिख रहे हो तो BP2 में B लिखोगे, यहाँ पर C लिख रहे हो यानी कि कंक्लूजन में आप C पॉइंट की बात करोगे। इसी को कोहेरेंस बोलते हैं। अब देखो कुछ अपन फिक्स चीजें अपन यूज कर सकते हैं, जैसे इन टुडेज वर्ड, लाइक आप स्टार्टिंग करनी है तो आप कैसे इन टुडेज वर्ड से आप स्टार्ट कर सकते हो। आगे आप अपनी बात को पैराफ्रेज कर दो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। व्हाइल सम पीपल आर्ग्यू दैट, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। अदर्स बिलीव दैट, ऑपोजिट। इस तरह के फ्रेजेस या टेम्पलेट्स आप यूज करके आपको एक रेडीमेड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिनका आप यूज करते हो तो थोड़ा प्रोफेशनल टच आता है राइटिंग के अंदर। देखो अब ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो अपने राइटिंग के अंदर, इंट्रो पार्ट के अंदर। दिस ऐसे विल डिस्कस बोथ द साइड्स बिफोर रीचिंग लॉजिकल कंक्लूजन। यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो कि मेरा जो ऐसे है, हम दोनों यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों डिस्कस करेंगे, एंड देन विल रीच अ कंक्लूजन। यानी कि आप बता रहे हो कि आप पॉजिटिव बातें भी लिखोगे, नेगेटिव भी लिखोगे और कंक्लूजन भी लिखोगे। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने पूरे ऐसे को लिखेंगे। पहले आप पॉजिटिव बातें करोगे BP1 के अंदर, देन आप नेगेटिव बातें करोगे BP2 के अंदर, देन आप एक कंक्लूजन पे रीच करोगे। अब देखो जब आपके टॉपिक के अंदर ओपिनियंस पूछे हुए, तो दिस ऐसे स्ट्रांगली एग्रीज, आप बता रहे हो कि मेरा ऐसे किस बात से सहमत है, किस बात से डिसएग्री करता है। यानी कि ये सब वर्ड्स लाइंस आप यूज करके अपने टीचर को अपना ओपिनियन बता सकते हो, अपने पूरे ऐसे की स्ट्रक्चरिंग बता सकते हो, बिगनिंग में क्या आएगा, एंडिंग में क्या आएगा, आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हो ये सब लाइंस का यूज करके, राइट। अब देखो BP2 के अंदर देखते हैं क्या क्या आपको लिखना चाहिए। देखो जब BP2 लिखते हो ना, तो पहली लाइन क्या होता है, फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस या इंडेक्स लाइन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, इंडेक्स स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। जो आप BP1 का पहला लाइन, इसका नाम क्या है, इंडेक्स स्टेटमेंट। इंडेक्स स्टेटमेंट आपको क्लियरली, देखो इंडेक्स क्या करता है, आप कोई भी बुक उठाते हो तो उसका इंडेक्स बताता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, राइट। यही पर्पज इस पहली लाइन का है। पहली लाइन आपको क्या करेगी, आपके टीचर को यह बताएगी कि भी मैं इस BP के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन का क्या काम है, टॉपिक है ये, आप बताओगे बे इस BP के अंदर क्या टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, आप पहली स्टेटमेंट बताते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आप एक्सप्लेन करोगे, जो आपका टॉपिक है उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। अब देखो किसी भी बात को एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, आप यहां पे लिखोगे व्हाई एंड हाउ, आप रीजनिंग दोगे कि भी जो बात मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, वो कैसा होगा, उसको समझा रहे हो टीचर को अपने। अब उसी बात को आप कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दोगे, भाई जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसके एक रिलेवेंट रियल लाइफ और स्टेटिस्टिकल एग्जाम्पल दोगे। यानी कि जो बात आप कर रहे हो, सबसे पहले क्या आ गया, व्हाट, कि आप क्या बात कर रहे हो, ये आपकी इंडेक्स स्टेटमेंट है। व्हाई एंड हाउ उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हो, एंड आप कंक्लूड कर रहे हो। इसको क्या, समराइज द पॉइंट इन वन सेंटेंस। जो आपने BP1 में कहा, ये हमारा BP1 है, इसका मेन कंक्लूजन क्या है, आपने इस BP का कंक्लूजन यहां पे लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, लाइक
BP1 का कंक्लूजन कह सकते हो आप, इंटरनल कंक्लूजन भी कह सकते हो आप। ये पूरा पैराग्राफ नहीं है, BP1 का कंक्लूजन है। ये क्या बन गया? इंटरनल कंक्लूजन बन गया। क्या बन गया? इंटरनल कंक्लूजन 1, राइट। अब देखो आगे चलते हैं। अब आप जब लिखोगे तो आपने कैसे कैसे शब्द लिखने हैं। आप फर्स्टली, जैसे आप कोई बात की शुरुआत कर रहे हो, फर्स्टली लिख सकते हो, टू बिगिन विद लिख सकते हो, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट ही लिख सकते हो, वन की रीजन इज दैट। ये सब शब्द आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग को करने के लिए। दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय, अगर आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, देखो आपको थर्ड पॉइंट क्या था, आपको एग्जाम्पल ऐड करने हैं। तो एग्जाम्पल ऐड करने के लिए आप क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे दिस कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय फॉर इंस्टेंस अ केस इन पॉइंट इज। और रिजल्ट को बताने के लिए, देखो फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? कंक्लूजन। कंक्लूजन को बताने के लिए क्या लिखोगे? कॉन्सिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट, दस, दिस लीड्स टू। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो आपका स्कोर कैसे उठता है। देखो आपको 4 लाइन लिखनी है, 1 2 3 4। अब पहली लाइन क्या है आपका? व्हाट। व्हाट को कैसे लिखोगे? फर्स्टली, टू बिगिन विद, इनसे स्टार्ट करोगे। अगर आपको एग्जाम्पल देना तो क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। कंक्लूजन करना तो क्या लिखोगे? एज ए रिजल्ट, दस। यानी कि हर लाइन का क्या है, स्टार्टिंग में कनेक्टर लिखा जाता है। ये आपका की पॉइंट है नंबर उठाने का। जो भी बात आप कर रहे हो उसका कनेक्टर आप लिखोगे स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल दे रहे हो तो स्टार्टिंग में लिखो फॉर एग्जाम्पल, ताकि टीचर को पता लग जाए कि इस लाइन में आप एग्जाम्पल देने वाले हो। अगर आप कंक्लूजन लिख रहे हो तब स्टार्टिंग लिखो टू कंक्लूड, एज ए रिजल्ट, दस, ताकि कनेक्टर देखते ही पता लग जाए टीचर को कि इस लाइन में आप कंक्लूजन की बात करने वाले हो। तो इस तरह से लाइक हर लाइन का कनेक्टर लिखना पहले जरूरी है बीपीएस के अंदर। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब आपका क्या आ गया? BP2 आ गया। अगेन BP2 में आप क्या लिखोगे? पहली लाइन क्या होगी? आपकी इंडेक्स लाइन है, या आप लिखोगे व्हाट BP2 का। अब सपोर्टिंग विद द रीजनिंग, आप सेकंड क्या लिखोगे? व्हाई एंड हाउ। थर्ड क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल। जो बात आप BP2 में कर रहे हो उसका एग्जाम्पल दोगे। अब एग्जाम्पल देने के लिए आप क्या लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई, है ना। कोई डाटा यूज कर सकते हो, कोई स्टडी यूज कर सकते हो, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हो। और कंक्लूड करोगे आप, यानी कि आपने क्या किया? देखो अभी तक आपने क्या किया? आपने इंट्रो लिखा, आपने BP1 लिखा, BP2 लिखा, एंड देन कंक्लूजन बन जाओगे। तो इंट्रो में क्या लिखा था आपने? पैराफ्रेजिंग की, एंड आपने ये बताया कि इसमें क्या क्या बातें लिखने वाला हूं। अब इसमें 4 बातें लिखी हैं आपने, इसमें भी 4 बातें लिखी। फर्स्ट क्या थी? व्हाट, सेकंड क्या थी? व्हाई एंड हाउ, थर्ड क्या थी? उसका एग्जांपल, और फोर्थ क्या थी? उसका कंक्लूजन। अब आपने क्या कर दिया? यहां पे आपने कंक्लूजन निकाला IC1, इंटरनल कंक्लूजन 1, और यहां पर निकाला आपने IC2, इंटरनल कंक्लूजन 2। इन दोनों को जोड़ दो तो हमारा यहां पे ऐड कर देंगे IC1 प्लस IC2। ये क्या बन जाएगा? हमारा ओवरऑल कंक्लूजन बन जाएगा पूरे एस्से का। IC1 क्या था? BP1 का कंक्लूजन था। IC2 क्या था? BP2 का कंक्लूजन था। और यहां पर कंक्लूजन निकलेगा पूरे के पूरे पैराग्राफ का। क्लियर हो गया होगा यहां तक मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी बात को पॉइंट्स में बनाते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये लिखूंगा, दूसरा ये, थर्ड ये, तो फर्स्टली आप ऐसे वर्ड लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट के लिए क्या लिखोगे? सेकंडली। थर्ड पॉइंट के लिए आप थर्ड लिख सकते हो। इस तरह से आप लिख सकते हो। और कभी कभी लगता है कि जैसे आपने BP1 में यूज कर लिया फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, तो BP2 में भी यही लिखोगे तो बोरिंग हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एडिशन टू दिस, मोर ओवर, यानी कि अगला पॉइंट जोड़ने के लिए आप क्या लिखते हो? सेकेंडली, अनदर की फैक्टर, इन एडिशन। इससे क्या आपकी रिपीटेशन नहीं हो रही है। नॉट ओनली बट आल्सो, इनका यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी, एग्जाम्पल देते टाइम आप क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, रिसर्च इंडिकेट्स दैट। ये सब कहां पे लिखोगे? एग्जाम्पल में लिखोगे। दिस एम्पलीफाइज, देखो ये क्या है? आपके रिजल्ट्स को बताने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या था? आपको कंक्लूजन्स निकालने हैं। कंक्लूजन्स को निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हो? therefore, thus, as a result, this simplifies that, as a consequence, hence। ये सब के सब शब्द के आप लिखोगे रिजल्ट्स को बताने के लिए। ये सब कनेक्टर्स हैं और इसके स्कोर होता है। इन कनेक्टर का आप यूज करोगे तो आपका स्कोर उठेगा, राइट। अब देखो अब कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में क्या है? आपने समराइज कर दिया, यानी कि BP1 का जो कंक्लूजन निकाला था वो, और BP2 का जो कंक्लूजन था वो, दोनों को जोड़कर आपने यहां पे लिख दिया। ठीक है ना। कीप इट कंसाइज एंड क्लियर। अपनी बात को बहुत बड़ा लिखना नहीं है। कंक्लूजन के देखो 40 से 50 वर्ड्स मैक्स होते हैं, राइट। और फाइनल थॉट, सजेस्ट ऑफ फ्यूचर एक्शन, प्रेडिक्शन और सॉल्यूशन। अगर पूछा गया है तो यहाँ पे अपना आप बता सकते हो क्या एक्शन लेना चाहिए इफ आस्क्ड, राइट। अब कंक्लूजन को जब स्टार्ट करते हो फाइन, तो आप स्टार्टिंग ऐसे करते हो, इन कंक्लूजन से आप स्टार्ट करते हो। जब आपने BP1 इंट्रो लिख लिया, BP1 लिख लिया, BP2 लिख लिया, कंक्लूजन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? इन कंक्लूजन।
इसके बाद कोमा लगाना, ये ध्यान रखना। इन कंक्लूजन के पे आप टू कंक्लूड भी लिख सकते हो और इसके बाद भी आपने कोमा लगाना है, राइट। और therefore it is essential to, ये सब पैटर्न्स हैं जो आप यूज कर सकते हो बीच बीच में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं तो क्या लिखा है। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड द एसे टाइप। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका जो पूछा क्या गया है। देखो 6-7 तरह के एसेज आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है, ताकि आपका टास्क अचीवमेंट क्लियर हो। और आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है तभी ऐड करोगे, डिस्कशन पूछा गया है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है भी, प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, ठीक है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, किस तरह का टॉपिक है, एग्री डिसएग्री। देखो आपका ना मेनली क्या है, 2 तरह का क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे मान लो आपका टॉपिक आया एडवांटेज भी बताओ, डिसएडवांटेज भी बताओ। इसका क्या मतलब है, इंट्रो लिखोगे, BP1 BP2, BP1 में क्या आ जाएगा एडवांटेज, BP2 में क्या आ जाएगा डिसएडवांटेज। अगर मान लो प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ गया तो क्या मतलब है, इंट्रो BP1 BP2, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन आ जाएगा, राइट। यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखो प्लान बिफोर राइटिंग, स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले कम से कम 5 मिनट लगाओ अपने सबके सब पॉइंट्स के, मैंने इंट्रो में क्या लिखना है, BP1 में क्या लिखना है, BP2 में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, मुझे क्या एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं, मुझे क्या रिसर्च या क्या स्टेटिस्टिक्स, क्या डाटा मुझे ऐड करना है, वो सबका फ्रेमवर्क आपको क्लियर होना चाहिए। उसका कोहेशन, जो क्रम, जो ऑर्डर आपने इंट्रो में लिखा, वही ऑर्डर आपको मेंटेन करना है पूरे के पूरे ऐसे के अंदर, ताकि कोहेशन कोहेरेंस मेंटेन हो। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज करो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, आप उनका यूज करो। आपने रिपीटेशन नहीं करना, एक ही चीज को बार बार कहने से आपका स्कोर टूटेगा, 5.5 बैंड पे आ जाओगे। स्टे ऑन द टॉपिक, खाम खा का अननेसेसरी नॉलेज आपने ऐड ऑन नहीं करनी है, ठीक है ना। इररिलेवेंट अगर आप चीजें जोड़ दोगे तो आपका स्कोर टूटेगा वहां पे। मेंटेन फॉर्मल टोन, आप इनफॉर्मल लिखो, अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप डू नॉट लिखो, डोंट मत लिखो, इस तरह की चीजें आपका स्कोर क्या करेंगी, कम कर देंगी। वर्ड लिमिट ध्यान रखना, 250 से 270 से 80 वर्ड आपका मैक्स होगा। 300 वर्ड तक अगर आप चलेंगे आपका स्कोर कम हो जाएगा, राइट। और देखो आपको कनेक्टर्स जरूर यूज करने में, दोबारा बताता हूं कनेक्टर का मतलब क्या है। देखो आप कोई भी लाइन आप लिख रहे हो ना, इस लाइन का पर्पस क्या है, ये लाइन क्या बता रही है आपके टीचर को, वो आप पहले ही लिख दोगे। अगर आपकी लाइन एग्जाम्पल दे रही है तो आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल। अगर आपकी लाइन रिजल्ट बता रही है, क्या लिखोगे, एज अ रिजल्ट। अगर आपकी लाइन पॉइंट्स है, जैसे पहला पॉइंट है, लिखोगे फर्स्टली। अगर आपकी लाइन सेकंड पॉइंट है, लिखोगे सेकंडली। अगर आपकी लाइन पिछली बात के अंदर कुछ जोड़ रही है तो आप लिखोगे मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, राइट। तो आपकी लाइन के अंदर मीनिंग क्या छुपा हुआ है, वैसा ही कनेक्टर आप स्टार्टिंग में लगाओगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, मान लो आपको पॉइंट्स ऐड करने हैं, जैसे आपने एक बात लिखी, उसी के आप बात आप जोड़ना चाहते हो, नेक्स्ट पॉइंट जोड़ना चाहते हो, तो क्या कनेक्टर हम लगाएंगे, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, नॉट ओनली बट आल्सो। ये सब के सब कनेक्टर हम तब लगाएंगे जब हम नेक्स्ट लाइन को ऐड कर रहे हैं। कंट्रास्ट करना, अगर आप कंट्रास्ट कर रहे हो, जैसे आपने पहले पॉजिटिव बात करी, उसके बाद आप नेगेटिव बात करना चाहते हो, तो हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट, नेवरदलेस, वेयरएज, आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट बताना है, कॉज का मतलब क्या है, कर्म, इफेक्ट का मतलब है फल। अगर इस तरह का पैटर्न आपको बताना है तो क्या आएगा, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, दस, हेंस, देयरफॉर, यानी कि सबके सब परिणाम बता रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स ऐड करने हैं अपने टाइपिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, BP1 में, BP2 में, तो क्या लिखोगे, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अ प्राइम इलस्ट्रेशन फॉर दिस इज, है ना, टू एग्जाम्पलीफाई दिस। ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऐड करने के लिए हैं। अगर आपको कंक्लूजन्स लिखने हैं तो इन कंक्लूजन, टू समराइज, टू कंक्लूड, ठीक है ना। आप बेस्ट लिखो टू इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड, ये बेस्ट माने जाते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो अगर आपको, देखो जब आप राइटिंग करोगे ना, मेक श्योर कि कोई ना कोई आप कोलोकेशन जरूर ऐड करो। देखो हाई लेवल की वोकैब नहीं ऐड करनी है आपने। अगर आप वोकैब बहुत टफ लिखोगे तो स्कोर टूटेगा। आपने क्या करना है, मॉडरेट लेवल के क्या यूज करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, या कोलोकेशंस यूज कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे अब आपको स्ट्रॉन्ग बात रखनी है, तो स्ट्रॉन्ग बात करने के लिए क्या, इट्स अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट, वैलिड पर्सपेक्टिव, वेल फाउंडेड रीजनिंग, इस तरह की कोलोकेशंस आपने ऐड करनी है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला अगर आपका टॉपिक आया तो आप लिखोगे प्रेसिंग इशू, प्रेसिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट इशू है ये। वायबल सॉल्यूशन, कि इसके लिए क्या, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो क्या इशू है, तो क्या लिखोगे, प्रेसिंग इशू है ये। अब उसका सॉल्यूशन है तो क्या लिखोगे, वायबल सॉल्यूशन है।
इफेक्टिव मेजर्स भी आपको क्या उपाय करनी चाहिए, इफेक्टिव मेजर्स, इफेक्टिव वर्ड लिखना है आपने। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का टॉपिक है तो आप लिखोगे सिग्निफिकेंट बेनिफिट। अगर आप किसी का फायदा है तो सिंपल एडवांटेज मत लिखो, सिग्निफिकेंट बेनिफिट लिखो। पोटेंशियल ड्रॉबैक, अगर किसी चीज की कमी है काफी ज्यादा तो पोटेंशियल ड्रॉबैक वर्ड का यूज करो। डेट्रीमेंटल इंपैक्ट लिखो, डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक होता है, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, किसी का नेगेटिव प्रभाव है लिखो, डेट्रीमेंटल इंपैक्ट लिखो। अगर आपको खुद की ओपिनियन पूछी गई है कि अपना ओपिनियन ऐड करो तो आप फर्मली बिलीव लिखो, वाइडली एक्सेप्टेड लिखो, अनडिनाएबल जिसको टाला नहीं जा सकता, इस तरह के वर्ड्स अगर आप ऐड करोगे तो प्रोफेशनल टच आएगा आपकी राइटिंग के अंदर। देखो अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज, बच्चों की तरह मत लिखो, ठीक है ना, लगना चाहिए कि प्रोफेशनल है लिखने वाला, ठीक है ना। वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब तरह के सेंटेंस लिखो, सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंगल लाइन लिखो, कंपाउंड लिखो, कॉम्प्लेक्स लिखो यानी कि कनेक्टर यूज करो, कंजंक्शंस यूज करो उसके अंदर ताकि वैरायटी दिखे। आप सिंपल सब कुछ एक्टिव में मत लिखो, आप पैसिव में भी लिखो अपनी बातें, ताकि टीचर को ये लगे कि आपको वो ग्रामर का नॉलेज है, इंग्लिश का नॉलेज है। देखो पैसिव यूज करो वेयर नीडेड, जहां जहां पे आपको लगता है कि पैसिव का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे इट इज बिलीव्ड, ये पैसिव है, इट इज बिलीव्ड दैट। तो जब आप वैरायटी लिखोगे ना तो टीचर आपको अपने आप स्कोर देगा ही देगा, ठीक है ना। और आखिरी में आके आप जरूर एक बार रीड करो उसको, पहले लिखने से पहले 5 6 7 मिनट उसको प्लान करो। जब लिख लो तो उसको प्रूफ रीडिंग करो कि कहीं कोई मेरे से ग्रामर की गलती तो नहीं होगी है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, पंचुएशन के एरर तो नहीं है कोई। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपका स्कोर डाउन कर देंगे बिल्कुल। ओके, अब देखो दोबारा देख लेते हैं क्या क्या हमने। इंट्रोडक्शन रखेंगे हम 40 से 50 वर्ड्स की, मेन उसमें क्या है, पैराफ्रेज करना है। आप पूरे ऐसे में क्या क्या लिखोगे वो बातें लिखोगे। उसके बाद क्या है हमारा BP1, BP1 में क्या आ जाएगा, सबसे पहले व्हाट, देन व्हाई एंड हाउ, देन उसका एग्जाम्पल, देन क्या है आपका कंक्लूजन, इंटरनल कंक्लूजन। तो जैसे यहां पर लिखा है सम पीपल थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल, डू यू एग्री और डिसएग्री। अभी देखो इस तरह की स्टेटमेंट आपको पेपर में देखने को मिलती है। अभी टॉपिक क्या है हमारा, एग्री और डिसएग्री। आपसे पूछा गया है कि आप सहमत हो या नहीं हो, तो आपको अपनी बात पर रखनी है, आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया। और सम पीपल थिंक दैट स्टूडेंट्स शुड लर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल। अब देखो इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग वर्ल्ड, ये क्या आ गया हमारा, फिक्स टेम्पलेट लाइन आ गई, ठीक है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। some believe that financial management should be taught in school while others argue। देखो कभी भी एग्री और डिसएग्री का पैटर्न आए ना तो सिंपल लिखो some people believe that, ये लाइन आ जाएगी, while others argue that, ये पैटर्न आपका फिक्स हो गया, राइट। हर एक के लिए एक तरह का पैटर्न है, आप उनको यूज करोगे तो स्कोर उठेगा आपका। Okay, this essay strongly supports the inclusion of financial education in the school curricula। अब आप यहाँ पे बता रहे हो, आप एग्री करते हो, आप टीचर को बता रहे हो कि भाई ये होना चाहिए, आप एग्री हो इससे, एज इट प्रिपेयर्स। अब देखो कारण भी बता रहे हो कि क्यों, इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर रियल फाइनेंशियल चैलेंजेस एंड प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स। अब देखो आपके ये क्या हो गया, हमारा इंट्रो हो गया, यहीं से आपको क्लियर हो रहा है टीचर को कि आपके ऐसे में क्या क्या है, आप एग्री कर रहे हो, आप ये भी बता रहे हो और उसका कारण बता रहे हो कि स्टूडेंट को क्या है, फाइनेंशियल चैलेंजेस का पता लगेगा और उसको सेल्फ प्रमोट रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग हैबिट्स, उसको स्पेंडिंग हैबिट में भी उसको असर आएगा। तो इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बातें हमने सबकी सब पढ़ ली हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या हमारे पास मेन पॉइंट है इसके अंदर। ओके, अगेन आगे तो प्रैक्टिस है। ओके, अब देखो मेरे ख्याल से आपको ना एक तो फ्रेमवर्क पता लग गया होगा कि 4 पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है एंड BP1 है, BP2 है, कंक्लूजन है, और आपने कैसे कोहेरेंस मेंटेन करना है, कोहेशन मेंटेन करना है, आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। एंड हर लाइन के पहले उसको कनेक्टर लगाना है, आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आपने वैरायटी रखनी है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज करने हैं, कंपाउंड यूज करने हैं, और आपने क्या करना है, एक्टिव पैसिव का यूज करना है, और आपने लाइक टास्क अचीवमेंट करना है। अननेसेसरी नॉलेज आपने नहीं ऐड ऑन करनी, उससे आपका स्कोर टूटेगा। तो ब्रीफ आइडिया दिया है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, लाइक आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस, अराउंड 40 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें मैंने अलग अलग टास्क को सॉल्व करके बताया हुआ है। तो आई गेस वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो आप उनको देखो। एंड अगर आपका स्कोर 7+ बैंड आए तो डू कमेंट एंड डू मैसेज इफ यू फाइंड द वीडियोज हेल्पफुल। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।